नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मॉक टेस्ट, जो कि सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर, ऑफ 21 मॉक टेस्ट। यानी कि अभी हमने एक नया वीडियो कोर्स, नया मॉक टेस्ट का कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको 1 फ्री मॉक टेस्ट प्लस 20 पेड मॉक टेस्ट देने वाले हैं। इसको आप परचेज करने के लिए आप हमारी प्ले स्टोर के ऊपर जाकर हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान, उसको चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल क्वालिटी वाले आपको 20+1 यानी कि 21 MCQs आपको मिलने वाले हैं। क्वालिटी के अंदर कहीं पर भी कुछ भी समझौता नहीं होने वाला है। जो कॉमर्स मेरी जान स्टूडेंट की फैमिली मेम्बर्स है वो ऑलरेडी ये बात जानते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को मॉक टेस्ट के साथ साथ में वीडियो प्लस 5 मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा जो सेपरेट वीडियो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। आप दोनों में से जो भी चाहो वो कोर्स आप ले सकते हो, या फिर अगर दोनों कोर्स लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। जो मॉक टेस्ट नंबर 1 था उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। पहला इसका यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी 1 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं, और पार्ट 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, 36 से लेके 60 क्वेश्चन, यानी कि जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम इस पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर अच्छा लगे आपको एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, प्रोग्रेसिव टेक्स्ट स्ट्रक्चर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर संरचना है। इनमें से कौन सा एक प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि आदमी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अमीरों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, गरीबों के ऊपर टैक्स कम लगेगा। तो टैक्स रेट इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे क्या होती है, आपकी इनकम इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो कि टैक्स रेट को इंक्रीज करता है जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो अमीर होगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जो गरीब होगा उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आता है अमंग द फॉलोइंग कैनन का मतलब होता है स्तंभ, है ना। अमंग द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो एडम स्मिथ जो थे उन्होंने टैक्सेशन के 4 स्तंभ दिए हैं, 4 आधार दिए हैं कि टैक्स इस तरह से लगना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, आपको यहाँ पर 4 कैनन दिए हैं। उनमें से कहा है कि एडम स्मिथ ने कौन सा कैनन दिया है आपको यह बताना है। एडम स्मिथ ने कौन सा कैनन दिया है आपको यह बताना है। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी और कैनन ऑफ इक्विटी। तो जो एडम स्मिथ ने दिया है वो दिया है कैनन ऑफ इक्विटी। तो एडम स्मिथ ने टोटल मिलाकर 4 कैनन या 4 आधार दिए हैं टैक्सेशन के। पहला आता है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी वही प्रोग्रेसिव जैसा ही है कि इस तरह से टैक्स लगना चाहिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, जो व्यक्ति कम कमा रहा है उसके ऊपर कम टैक्स लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर जो है वो सभी के लिए बराबर हो जानी चाहिए। तो अगर आप इंडिया में देखते हो तो जो सबसे पहले 5% की रेट, फिर 10% की रेट, फिर 20%, फिर 30%, तो ऐसे ऐसे रेट्स बढ़ती रहती है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक करदाता को पता होना चाहिए कि उसको किस रेट से, किस दर से कर देना है, किस समय पर उसको कर देना है, तो उसके बारे में उसको सर्टेनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाने के बाद में पता चले कि टैक्स रेट कितनी है। तो हमारे इंडिया के अंदर भी आपको पता है टैक्स रेट पहले ही बता दी जाती है, और ये भी बता दिया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर जो इनकम अर्न कर रहे हो उसको आपको असेसमेंट ईयर के अंदर क्या करना है, पे करना है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि एक करदाता जो कि कर पे कर रहा है, गवर्नमेंट को रुपया दे रहा है, तो उसको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 लोगों की लाइन के अंदर खड़ा होके 50 पदों का फॉर्म फिलअप करके फिर वो टैक्स भर रहा है। तो इससे वो पर्सन जो कि टैक्स भरना भी चाह रहे हैं वो भी टैक्स नहीं भरेंगे। तो बिल्कुल आजकल आप देखते हो कि टैक्स ऑनलाइन ही पे हो जाता है, तो आपको सुविधा देनी चाहिए जिससे कि वो
टैक्स को बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पे कर सके। ये एडम स्मिथ ने 4 आधार या 4 कैनन बताए हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि इस तरह से आपको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए कि कम से कम खर्चा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये का टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपने 110 रुपये ही खर्च कर दिए, तो फिर तो आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो उन्होंने ये 4 कैनन या 4 आधार दिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इनकम टैक्स की जो रेट है, इनकम टैक्स की जो दर है वो कहाँ पर दे रखी है। तो इनकम टैक्स की जो दर है वो इनकम टैक्स एक्ट में भी बता रखी है और साथ साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में भी बता रखी है। एनुअल फाइनेंस जो होता है उसके अंदर तो आपकी जो ये आपकी जो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो रेट्स बताई जाती है ना। और जो इनकम टैक्स के अंदर स्पेशल टैक्स रेट, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट्स होती है वो कहाँ पर बताई जाती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बताई जाती है। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ। अब देखो आपने असेसमेंट ईयर की काफ़ी बार डेफिनेशन पढ़ रखी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर डेफिनेशन तो पढ़ ली है, ये सेक्शन तो आपने याद कर लिया है, लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप पढ़ते समय कहीं ना कहीं चूक हो जाती है कि पीरियड कितने महीने का होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है। तो यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर होता है वो कितने टाइम का होता है, केवल और केवल 12 महीने का होता है। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। डेफिनेशन तो डेफिनेटली सेक्शन तो आपने याद किया होगा, लेकिन क्या डेफिनेशन के ऊपर इतना आपका ध्यान गया है? ये सब ध्यान कैसे जाएगा? आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका इनके ऊपर ध्यान जाएगा, है ना। तो देखिएगा असेसमेंट ईयर जो होता है वो तो 12 महीने का होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर जो होता है वो 12 महीने उससे कम का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, एक बिजनेस है 1993 से चल रहा है, तो यहाँ पर तो पूरे 12 महीने का प्रीवियस ईयर हो गया। अभी 1 जुलाई को स्टार्ट किया है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च तक, जुलाई से लेकर मार्च तक केवल और केवल 9 महीने का असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि 12 महीने से कम का होगा। 12 महीने से कम के पीरियड का यहाँ पर असेसमेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, है ना। हो सकता है कि आपको मेरे बोलने में थोड़ी सी एनर्जी कम लगे एज कम्पेयर टू माय प्रीवियस वीडियो। तो आप सभी को पता है कि मेरी नी के अंदर सर्जरी हो रखी है, तो अभी भी मैं जैसे बैठा हूँ तो लेग के अंदर पेन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, टीचिंग हमारा पैशन है। तो यहाँ पर ना तो हम क्वालिटी के अंदर किसी कुछ भी हो जाए कमी नहीं आने देंगे, है ना। तो अगर थोड़ी सी एनर्जी कम लगे तो वो केवल और केवल पैर में पेन होता है, हो रहा है अभी भी, उसकी वजह से है, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसके एक्सप्लेनेशन में हमने लिखे हैं कि जब माइनर चाइल्ड की इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम के अंदर ऐड की जाती है तो उसके अंदर एग्जम्पशन कितना मिलता है? उसके अंदर एग्जम्पशन मिलता है 1500 रुपये तक का, 1500 रुपये मैक्सिमम 1500 रुपये तक का, ओके, 1500 रुपये तक का एग्जम्पशन मिलता है। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, बच्चों की कोई भी लिमिट नहीं है, बच्चों की कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोअर ऑफ 1500, तो मतलब मैक्सिमम 1500 मिलेगा। अगर सपोज करो कि इनकम ही 1000 रुपये तो 1000 तक का ही मिलेगा। ऑफ माइनर चाइल्ड और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द टोटल एसएससी ऑफ दी, तो सिंपल सी बात है मैक्सिमम 1500 यहाँ पर होगा। और यहाँ पर बच्चों की कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसके अंदर जो 2 बच्चों की लिमिट बता रखी है, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे, कि माता पिता की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। माता जिसकी इनकम जो होगी वो अधिक होगी, जिनकी आय के तहत नाबालिग बच्चे की आय को छोड़कर जिनकी आय ज़्यादा होगी उसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। माता या पिता में से किसकी इनकम में जोड़ेंगे? जिसकी आय ज़्यादा होगी उसकी इनकम में जोड़ेंगे। सिंपल सी बात है। उससे क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो करदाता होगा उसके चांसेस रहेंगे कि वो हायर टैक्स रेट के क्राइटेरिया के अंदर आए, इसलिए ये रूल रखा गया है। अगर सपोज करो कि ऐसे मामले में जहां नाबालिग बच्चे की आय या एक बार या तो माता या पिता की कुल आय में शामिल होती है, किसी भी बाद के वर्ष में उत्पन्न ऐसी आय को अन्य माता पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि जो आकलन करने वाला अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं हो जाता है। माता पिता को सुनने का अवसर देने के बाद क्या आवश्यक है, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर सपोज करो माता या पिता का सेपरेशन हो जाता है, अब विवाह नहीं रहा, तो उसकी इनकम के अंदर आय जोड़ी जाएगी जो कि उसका संरक्षक घोषित किया गया है।
नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम। वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन आउटसाइड इंडिया जो है वो क्या होगी आपके लिए टैक्सेबल होगी। अब ये टैक्सेबल तो होगी, लेकिन अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, IFRS में होगी या PGBP में होगी। ये होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, आजकल जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है जो 3200 रुपये पर मंथ का, वो केवल और केवल जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ही है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है अंडर द सैलरी हेड? मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ का। कितने का है? 50,000 रुपीज़ का मिलेगा। अब ये 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन किसके लिए मिलता है कि पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज और मेडिकल अलाउंसेज अलग अलग मिलते थे, लेकिन अब उसमें क्या होता था, काफ़ी सारे कागजात वगैरह जमा कराने पड़ते थे, मेडिकल बिल वगैरह मेडिकल अलाउंसेज के लिए और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज के लिए। तो हमने कहा कि यार ये फालतू के कागजात जमा मत कराओ, एक मैक्सिमम जो एक डिडक्शन है वो 50,000 रुपये तक की आप ले लो, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए थी 40,000, असेसमेंट ईयर 20-21 और 21-22 के लिए कितनी है? 50,000 है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज था 19,200 का, मेडिकल अलाउंसेज था 15,000 का। हमको नहीं मतलब, हम आपको डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे ए और बी की जगह पर 40,000 की 19-20 के अंदर, लेकिन अब कितनी है? 50,000 रुपये की है 20-21 और 21-22 दोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिषेक ओझा एक एम्प्लॉई है CMJ के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि 20-21 असेसमेंट ईयर के, और उनकी ग्रोस सैलरी है 3,50,000 रुपये। 3,50,000 रुपये उन्होंने ग्रोस कमाए, उसमें से HRA का एग्जम्पशन माइनस करेंगे, लीव टेबल अलाउंसेज का एग्जम्पशन माइनस करेंगे और अदर एग्जम्पशन वहाँ पे माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी? 350 में से 3,50,000 में से 80,000 का HRA का एग्जम्पशन, LTA का एग्जम्पशन 1,10 और ये अदर एग्जम्पशन 1,30 माइनस करने पर उनकी जो नेट सैलरी बची है वो 30,000 की बची है। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे सकते हैं क्या? मैक्सिमम 50,000 है, तो मैक्सिमम 50,000 लेकिन नेट सैलरी 30,000 की है, तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन ही साथ में क्यों करवाए हैं? ताकि यह लिमिट करने याद करने के बाद में, ये अधिकतम मानक कटौती है, ध्यान रखना है ना। याद करने के बाद में कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम 50,000 मत कर देना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर निकालना कि उसकी नेट सैलरी कितनी बन रही है, उसके ऊपर अगर नेट सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 का मिल जाएगा, नेट सैलरी 50,000 से कम है तो 50,000 से कम के अमाउंट की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पांचों जो हेड है उनके चार्जेबिलिटी सेक्शन, इनकम टैक्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन याद है ना, जो हमारे 5 मॉक टेस्ट हमारे पेड कोर्स के अंदर है ना, उसमें से पूछा था मैंने इनकम टैक्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन तो याद करके ही जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है? सेलिंग प्राइस है 20 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपया पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 48,000 रुपये। ठीक है, BEP निकालना है। अब देखो सोचो कैसे निकालेंगे BEP, है ना। BEP निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट है हमारे पास और ये 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स माइनस 100, 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो PV रेशियो आ जाएगा। ये मैं एक बार बता रहा हूँ, है ना। तो PV रेशियो आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो करेंगे तो BEP सेल्स आ जाएगी रुपए के अंदर। प्रॉफिट क्या होगा यदि जो सेल्स है वो 40% से बढ़ जाए? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो कंट्रीब्यूशन होता है ना उसमें चेंज कब आता है, सॉरी जो PV रेशियो होता है उसमें चेंज कब आता है? जब सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए या फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए। क्या क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी चेंज होने की बात कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, BEP जो सेल थी उसकी 40% एक्स्ट्रा सेल निकाल लेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, PV रेशियो कैलकुलेट किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% हमारा PV रेशियो आ गया। फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो 1,92,000 की हमारी BEP सेल आ गई। मैंने क्या कहा, यदि सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट सेम रहती है तो PV रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब सेल्स क्या कह रहा है, BEP से 40% ज़्यादा कर दो, तो 1,92,000 प्लस 1,92,000 का 40% किया तो सेल्स आ गई मेरी 2,68,000। अब ये कहता है 2,68,000 पे कितना फ़ायदा कमाएंगे, तो 2 लाख। अब सिंपल सी बात है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया हुआ है ना, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, डायरेक्ट मेरे पास कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये आ गया मेरे पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। इसको अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। सेल्स कितनी दे रखी है, 2,68,000। मैंने आपको पीवी रेशियो का क्लासेज के अंदर काफ़ी बार मतलब ही बताया है कि पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है। पीवी रेशियो फॉर एग्जांपल 40% है तो इसका मतलब होता है कि सेल्स 100% है, पीवी रेशियो 40% है तो सेल्स 100% है और कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, 40% है। तो 2,68,000 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पर 67200 या क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे 48,000 रुपये, तो फिक्स्ड कॉस्ट 48,000 रुपये की माइनस की तो प्रॉफिट आ गया आपका 19,200। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या आपको? नहीं सर जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है हमको। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है 12th क्वेश्चन, व्हेन ए फैक्ट्री ऑपरेट्स ए फुल कैपेसिटी, जब एक फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी के ऊपर चलती है। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी पे चल रही है, मतलब कि वहाँ पर क्या कहते हैं, पूरी कैपेसिटी से काम हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। पूरी कैपेसिटी से ऑलरेडी काम हो रहा है, पूरी कैपेसिटी में स्टाफ आ रहा है, पूरी कैपेसिटी में लाइट जल रही है, पूरी कैपेसिटी में हमने चौकीदारों को बुला लिया है ना। फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो बिकम रिलीवेंट फॉर मेक और बाय। देखो जब फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करते हैं, फुल कैपेसिटी के ऊपर काम किया है या ऑपरेट हो रही है फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑलरेडी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, लग चुकी है। तो उस केस के अंदर चाहे आप अब खुद बना लो चाहे आप बाहर भेज दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो रिलीवेंट नहीं होती है, इरिलीवेंट ही रहती है। जब फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इरिलीवेंट ही रहती है मेक और बाय डिसीजन के अंदर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो एक्चुअल सेल और स्टैंडर्ड सेल का डिफरेंस है, नहीं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस होता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, कॉस्ट दिया है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब दो पीरियड की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट तो आप निकाल लोगे, चेंज इन प्रॉफिट तो 50,000, 1,50,000 का चेंज इन प्रॉफिट है। अब ये चेंज इन सेल थोड़ी ना है, सेल करने के लिए इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसमें 50,000 ऐड करूँगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसमें 1,00,000 ऐड करूँगा 7,50,000, फिर 5 लाख में से 7,50,000 माइनस करूँगा तो 2.5 आएगा। अब आएगा ना चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 50,000 अपॉन चेंज इन सेल्स कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर 55, 25, 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20% विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। नेक्स्ट आता है माइंस जो होती है ना, वो एक तरह की वेस्टिंग एसेट्स होती है, जैसे जैसे हम उसके अंदर माइंस निकालते रहते हैं वो खाली होती रहती है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि कोई भी एसेट्स थी, कोई भी घर बन रहा था हमारा, वो अभी आधा अधूरा ही बना है, तो उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, उसको भी नॉन करेंट एसेट्स में ही दिखाते हैं। ICAI गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग जो शेयर ऑप्शंस होते हैं, अब शेयर ऑप्शन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि इस साल हम आपको 1000 शेयर देंगे और इस 1000 शेयर देते हैं, आप 2 साल के अंदर आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। पहले साल के एंड में केवल और केवल 700 शेयर ही एक्सरसाइज हुए, 300 शेयर बच गए तो अगले साल के लिए, है ना। तो ये जो बैलेंस होता है 300 का वो कहाँ, तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, और यह एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स, जो कंपनी अकाउंट्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड इनका करना, इनको वापस री इशू करना, ये जो है वो पूरा का पूरा मैंने MCQ पैटर्न के अंदर ही आपको अपने कोर्स में करवाया है। उसका बेनिफिट ये होता है कि चाहे आपको 12th के अंदर कंपनी अकाउंट समझ में आई थी या नहीं आई थी, आपको BCom के अंदर कंपनी अकाउंट समझ में आई थी या नहीं आई थी, लेकिन उन MCQ से
इस तरह से कंपनी अकाउंट समझाई गई है कि आपको उस समय कंपनी अकाउंट से समझ में आई थी या नहीं आई थी। आप एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हर एक कंपनी अकाउंट के एमसीक्यू को बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। किस तरह से समझाई थी बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो भी हमारे पेड कोर्स के अंदर वीडियो कोर्स के अंदर नहीं है उनके लिए देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो बड़ी बड़ी टेबलों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्ज़ाम के अंदर थोड़े से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। CMJ लिमिटेड फॉरफिटेड 4500 इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर फॉरफिट कर लिए हैं? 4500। कितने इक्विटी शेयर कर लिए हैं? 4500 इक्विटी से है फॉरफिट कर ली है। एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का फेस वैल्यू का था? 10 रुपये की फेस वैल्यू का था। बिल्कुल यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर जी। विच आर इशूड ऑन 40% प्रो राटा बेसिस, यानी कि सर वो प्रो राटा बेसिस की बात पे अलॉट किए गए थे। प्रो राटा बेसिस कब होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी कि जिन्होंने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 40% ही इशू हुआ, इशूड ऑन 40%। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है 100 शेयर्स के लिए तो आपको अलॉट कितने हुए हैं? अलॉट हुए हैं 40। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि यार अप्लाई और अलॉट का रेशियो बता दो, तो आप कह दोगे कि यार अगर थोड़ा 100-40 ही कर लो सर, या थोड़ी और इजी कैलकुलेशन करनी हो तो 10-4 कर दो, कि जिन्होंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 4 शेयर मिले। यहाँ पर कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 4500 शेयर फॉरफिट किए, यानी कि इस पर्सन को 4500 शेयर का अलॉटमेंट हो रखा था। अब 4500 शेयर का इसको अलॉटमेंट हो रखा था, तो उसने 4500 के लिए तो अप्लाई नहीं किया होगा, अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। देखो लॉजिकल चीज़ समझ में आ रही। तो अप्लाई कितने के लिए किया? तो मैंने बता रखी है क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है ये किसकी है? अप्लाई की है, अलॉट की है? आप कहते हो सर जी ये तो अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट की अमाउंट के नीचे अलॉटमेंट का रेशियो कितना है? सर जी 4 है। जो पता लगाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। सर अप्लाई पता लगाना तो अप्लाई के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4500 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4500 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया 11250। यानी कि सर जी इसने 11250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये हमको पता चल गया। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, जितना आप अप्लाई करते हो उतनी के अमाउंट के बराबर आपको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है। अब क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितनी है? देखो सर जी टोटल कहता है कि टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की है। टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की है। अब क्या कह रहा है? अलॉटमेंट आपने नहीं दिया 6 रुपये का इंक्लूडिंग 2.5 रुपये प्रीमियम, तो 6 में से 2.5 तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी अलॉटमेंट की? 3.5 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो गई। ये कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी हो गई है? 3 रुपीज़, तो 3 यहाँ हो गई, 3.5 हो गई, तो 10 में ये फर्स्ट कॉल की, तो बाकी जो बचेगी वो किसकी आ जाएगी? एप्लीकेशन की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3.5 एज ए बैलेंसिंग फिगर। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर जी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मैंने आगे सोल्व कर रखा है, तो मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको वहाँ से सोल्व करवा देता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट समझते रहना कि एग्जाम के अंदर कितने जल्दी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस रहती है ना कंटिन्यू, 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, बस दिमाग लगाना है। तो मतलब कि अप्लाई किया, अप्लाई है, एप्लीकेशन मनी है 3.5 रुपये, तो कितना रुपया दिया होगा? 3.5 रुपये के हिसाब से इसने रुपया दिया होगा, तो 11250 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो ये हो गया 39375। 39375। देखो सर जी 39375 रुपीज़ उसको मिला है। 11250 शेयर के लिए बंदे ने अप्लाई किया था, लेकिन अलॉट उसको 4500 शेयर ही हुए। रूल ये होता है कि अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है तो वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू पर पहले यूज़ आती है। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये कहता है कि अगर एक्सेस मनी रिसीव हुई है, एक्सेस मनी तो रिसीव हुई है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ ऑन एप्लीकेशन वो कहाँ यूज़ होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम पे यूज़ होगी। अब क्वेश्चन ने ही रूल के अगेंस्ट में बात कह दी है, तो कह दी तो कह दी सर, क्या कह सकते हैं, हमको तो इसको फॉलो करना पड़ेगा कि अब क्या होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर यूज होगी। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ना, मतलब कि देखो सिंपल सी बात, अगर और कंसेप्ट समझाऊँ तो 39375 में से केवल और केवल 4500 शेयर उसको अलॉट हुए, तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 3.5, यानी कि 15750 ही एप्लीकेशन की फेस वैल्यू पर यूज होगी।
बाकी वाली वो कहता है कि बाकी वाली पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पर यूज करवाना और उसके बाद में बच जाए तो अलॉटमेंट वाली के ऊपर यूज करवाना। आपको बताना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट आपने डाली है। तो सबसे पहले तो समझिएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट डालते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन नहीं समझ गए, लिखिएगा अपने नोट्स में, लिखिएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट होती है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट होती है जो कि हमको मिल चुकी है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जमा की जाने वाली राशि को शामिल नहीं करते हैं। आई बात समझ में? कितनी मिल चुकी है? 39375 रुपीज़ मिल चुके हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन नहीं होती ना भाई साहब, कि अगर उसको एक्सेस मनी सिक्योरिटी प्रीमियम पे यूज़ करनी है, तो हम तो ये मानते हैं कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फेस वैल्यू पर, और पूरे के पूरे 39,375 रुपये हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर यूज करेंगे। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर आपने कितनी यूज की होगी, लॉजिक लगाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2.5 रुपया। कितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं? 4500। तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यानी कि आप क्या कहोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पर यूज राशि, सिक्योरिटी प्रीमियम पर कितनी राशि यूज हुई है? आप कहोगे सर जी 4500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 11,250। यानी कि सर जी मैंने अभी आपको एक लाइन लिखाई, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट होती है जो कि हमको मिली है, 39,375 यानी 39,375 रुपीज़ हमको मिले हैं। उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देते हैं जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर यूज़ हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम पर कितनी हुई? 11,250। तो 39,375 में से मैं ये 11,250 माइनस कर देता हूँ, तो आंसर कितना आ जाता है? 28,125 रुपये आंसर आ जाता है, जो कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा। ये समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो सही कह रहा हूँ 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आता है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है आपको, इसकी जो ई बुक्स है वो आपको हमारी CMG ऐप के अंदर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। P लिमिटेड ने 5,000 समतांश, 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि इसके ऊपर पहली और फाइनल कॉल 2.5 रुपये नहीं दिए गए थे, तो हमने इसको फॉरफिट कर लिया है। शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम एंड ₹3 शेयर रिसीवेबल एट अलॉटमेंट। मैंने देखो अगर क्लास देख रखी है MCQ वाली, और मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम हो, लिख लो सर जी लिख लो, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम हो और वो प्रीमियम हमको मिल चुका हो, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम हो और वो प्रीमियम हमको मिल चुका हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम की पूरी लाइन का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, जो डरा रही है आपको, इसको काट दो, अब क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। 10 रुपये का शेयर था, 2.5 रुपये नहीं दिए, तो कितने रुपए दे दिए है? 7.5 रुपये दे दिए हैं। तो मतलब कि शेयर फॉरफिटेड हमारे लिए फ़ायदा है। शेयर फॉरफिटेड में कितने रुपए गए हैं लिखना, देखो मैं आपको समझाता रहूँगा, है ना। 5,000 शेयर के लिए, क्योंकि 5,000 शेयर को फॉरफिट किया ना, तो जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना। 5,000 शेयर के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी? अभी मैंने बताया था शेयर फॉरफिटेड के अंदर वो अमाउंट जाती है जो कि हमको मिली है, सिर्फ फेस वैल्यू। तो कितनी फेस वैल्यू मिली है? 5,000 इक्विटी शेयर है, 10 में से 2.5 रुपीज़ नहीं मिले हैं, तो 7.5 रुपीज़ मिल गए होंगे। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 कर दूँ क्या? हाँ सर जी कर दो। 37,500 यह जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट में। फॉरफिटेड अकाउंट फ़ायदा है या नुकसान है? फॉरफिटेड अकाउंट फ़ायदा है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि यार ये रुपए उसको मिल गए हैं, वापस देने भी नहीं पड़ेंगे, तो कंपनी के लिए तो क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। आउट ऑफ दीज 3,200 शेयर्स आर इशूड। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं वो 37,500 पे करते हैं। नहीं सर जी कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, कितने शेयर इशू हो रहे हैं? सर जी 3200 शेयर इशू हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो 37,500 का 37,500 का जो फ़ायदा था,
37,500 का जो फ़ायदा था वो कितने शेयर पे था? 5,000 शेयर पे। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 3,200। तो क्या अगर आप इस फ़ायदे के ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो ये जो बाकी जो बचे 1,800 वो बुरा नहीं मान जाएंगे? यार हम तो बिके नहीं, हमारा क्यों फ़ायदा ले रहे हो? बिल्कुल बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर नोट लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको जितने शेयर इशू हो रहे हैं उनके ऊपर फ़ायदा कैलकुलेट करो। तो सर जी कितने शेयर इशू हो रहे हैं, यहाँ पे आपको देखो हिंदी में लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर दूंगा। सर जी कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 3,200 शेयर। तो 3,200 शेयर पर फ़ायदा कितने का था? फ़ायदा कितने का था? अब मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, है ना। कोई ऐसा मत सोच लेना कि यार सर जी तो टीचर के जैसे नहीं पढ़ाते, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई साहब, है ना। टेक्निकल लैंग्वेज कम यूज करके जो लेमेन सामान्य भाषा होती है वो ज़्यादा यूज करते हैं। फ़ायदा कितने का था मतलब कि सर जी शेयर फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट गई थी? सर जी आप कहोगे 37,500 रुपये थे 5,000 शेयर के ऊपर, तो 3,200 शेयर के ऊपर कितना होगा? ये हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है। अब 24,000 का तो फ़ायदा था। स्टूडेंट देखो, ये देखो ऑप्शन ये भी क्लिक कर सकता है, ये भी क्लिक कर सकता है ना, सब ऑप्शन रहेंगे एग्जाम के अंदर। 24,000 में कुछ तो नुकसान हुआ होगा, मतलब देखो 3,200 शेयर आपने फॉरफिट किए, ठीक है, तब उसके ऊपर 24,000 का फ़ायदा था। अब क्या हुआ, इस 3,200 शेयर को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण पदत मानकर, इस लाइन का मतलब होता पूर्ण पदत, बोलो तो कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपये का शेयर था। हमने सामने वाले बंदे को कहा कि ये शेयर 10 रुपये का ही है, मैं मान के चलता हूँ कि मैं 10 रुपये का ही शेयर बेच रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम मुझे 8 रुपये देना। अब आप सोचो, आप कह रहे हो कि 10 रुपये का शेयर ही है, ये कुछ भी देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तुम मुझे 10 रुपये का शेयर ले लो और 8 रुपये दे दो। कितने का नुकसान खा रहे हो? 2 रुपये का नुकसान खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? हाँ सर जी। तो 3,200 शेयर के री इशू पर नुकसान कितना हुआ आपका? 3,200 मल्टीप्लाई बाई 2, 6,400 का नुकसान हुआ री इशू पर। हाँ सर जी। तो बताओ नेट फ़ायदा कितने का हुआ? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो नेट फ़ायदा कितने का हुआ, नेट फ़ायदा कितने का हुआ, और ये जो नेट फ़ायदा होता है ना वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, ध्यान रखना। तो आप कहोगे जब 3,200 शेयर हमने फॉरफिट किए थे तो 24,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, इनको जब वापस री इशू किया तो 6,400 रुपये का नुकसान हुआ, तो 24,000 में से 6,400 नुकसान हो गए, तो बाकी जो बचे 17,600 रुपये वो हमारा क्या हुआ? नेट फ़ायदा हुआ। और वही अमाउंट कहाँ जाती है? पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाती है। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और टेस्ट कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल का जो रूल 17 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज से। अगर कभी भी बायबैक होता है तो ऐसा कौन सा केस है जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगाना पड़ता है? जब बायबैक क्या होता है 10% और लेस होता है, किससे? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से। जब बायबैक की जो अमाउंट है कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% या उससे कम होती है, तो उस केस के अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हो तो क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं? AS20 को पूरा करना, कंपनीज एक्ट के प्रावधानों को पूरा करना, और ये देखना कि जो ग्रुप्स के रूप में कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है। होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड वॉज 75% इन एस लिमिटेड। मतलब सिंपल सी बात है, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 75% शेयर है, बस ये बात यहाँ पे कही गई है। और ये कहता है कि अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड की बुक से ही हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है। शेयर कैपिटल है 150, जनरल रिजर्व है 25,
ये शेयर कैपिटल 150, 150 में होल्डिंग का कितना हिस्सा हो जाएगा, 75% करोगे आप, 150 में का 75% करोगे तो ये हो जाएगा 112.5 लाख। ठीक है, मतलब कि इस कंपनी के शेयर कैपिटल में 112.5 रुपया हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, जनरल रिजर्व है 25 के, सरप्लस है इतने का, कैपिटल रिजर्व है इतने का। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी बताया गया है कि डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है, नहीं सर जी, कहीं पे भी नहीं बताया गया कि जब मतलब कि सब्सिडरी कंपनी को कब खरीदा गया है, कब शेयर खरीदे गए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो खरीदा गया है वो साल भर के पहले से ही खरीदा गया है। तो जब ऐसा नहीं बताता है तो हम ये मानते हैं कि ये जो खरीदा गया है, तो ये जो खरीदा गया है वो ये जितने भी जो प्रॉफिट्स है वो खरीदने के पहले के ही हैं, और इन सब प्रॉफिट्स को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मानते हैं। क्या अजम्पशंस मैंने लिखा ही है, अजम्पशन को ध्यान में लिख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिवन है तो हम ये मानेंगे कि जितने भी जो रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होते हैं। ठीक है जी। इफ़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अगर इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए 162 लाख रुपीज़ मिला है ना, मतलब कि जब वो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर खरीदे तो 162 लाख रुपए खर्च किए, तो बताओ इसकी वजह से क्या होगा, क्या गुडविल क्रिएट होगी या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझेंगे ना, देसी लैंग्वेज के अंदर समझेंगे सर जी, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, बिल्कुल देसी लैंग्वेज के अंदर हम समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूँ, सुनना अच्छे से, ए पॉइंट मैं कहता हूं कि इस कंपनी के अंदर जो शेयर कैपिटल है, आप कहते हो सर जी टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल की वैल्यू 150 लाख है। ठीक है, उसमें से 75% हिस्सा किसका है, होल्डिंग का, तो कितना हो गया 112.5 लाख। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर जी। दूसरा हम कहते हैं बी पॉइंट निकालेंगे कि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी पड़ी। तो आप कहोगे सर जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, 162 लाख है, इसमें क्या पता लगाना। देखो सर जी, जब आपने 162 लाख रुपए कंपनी के ऊपर खर्च किए हैं तो आपको कुछ कंपनी से मिला भी तो है। क्या क्या कंपनी से मिला है आपको कंपनी से क्या क्या मिला है, इसको ऐसे न लिख के, आपको कंपनी से क्या क्या मिला है, आपको कंपनी से मिला है शेयर, किसके अंदर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। और क्वेश्चन के अंदर एक्विजिशन की डेट नहीं देने पर यह माना जाता है जितने भी जो जनरल रिजर्व हैं वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने कितने हैं, जनरल रिजर्व कितना है क्वेश्चन के अंदर 25, प्लस सरप्लस कितना है क्वेश्चन के अंदर 35, प्लस ये सरप्लस के बाद में कैपिटल रिजर्व कितना है कंपनी के अंदर 10 लाख इन तीनों का 75% भी तो आपने रिसीव किया है। तो 162 में से 25 प्लस 35 प्लस 10 का 75% करेंगे तो ये आएगा 52.5 लाख। कितना आएगा 52.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए नेट क्या पड़ी 109.5 लाख। अब देखो सर जी, बिल्कुल 112 लाख रुपए के आपको शेयर कैपिटल मिली है, लेकिन इसके बदले में आपसे खर्च कितने हुए हैं, नेट कितने खर्च हुए 109, क्योंकि ये तो देखो फ़ायदा वापस आ गया ना कंपनी के पास। तो कितने का फ़ायदा हो गया, आपको हो गई सर जी 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। यानी कि 112 लाख रुपए की चीज़ मिली है आपको 109 लाख रुपए खर्च करके, तो 3 लाख रुपए का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और ये फ़ायदा क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व। यदि आपने रुपए कम दिए हैं तो फ़ायदा, रुपए ज़्यादा दिए हैं तो नुकसान। तो यहाँ पर 3 लाख आंसर आएगा, वो भी किसका, कैपिटल रिजर्व का। आई होप समझ में आया होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन सा रेशियो शामिल नहीं होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी शामिल होता है, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये प्रोप्राइटरी रेशियो तो इसके अंदर आता है आपका लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के तहत, तो वो यहाँ पे शामिल नहीं होता है। आइडियल नॉर्म्स प्रीफर्ड बाय द बैंक्स, बैंक्स का करंट रेशियो क्या? देखो अगर नॉर्मली होता तो मैं 2:1 कर देता, बैंक्स के लिए पूछा गया है तो 1.3:1 होता है, 1.33:1 होता है। अगर लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सिंपल सी बात है, मार्जिन बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है? फिक्स ओवरहेड बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है, ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वेरिएबल तो प्रोडक्शन के साथ साथ ही बढ़ते कम होते रहेंगे। आई होप आपको हमारी ये जो MCQ सीरीज़ हैं मॉक टेस्ट वाले वो काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने टेस्ट दिया है तो बताइएगा कि आपका टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन क्या आपका ये जो एक्सपीरियंस था टेस्ट देने का वो इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।